मसूद अली खान साहब, अब ये पैराडाइम शिफ्ट की बात हो रही है कि आगे आने वाले दिनों में इस खत्ते के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है, जिसको लीड शायद पाकिस्तान करने जा रहा है। कुछ ऐसे ब्लॉक बनने जा रहे हैं जिसमें ऐसे ममालिक शामिल होंगे, पाकिस्तान उसमें सबसे ज़्यादा अव्वल सफ में हमें नजर आएगा। इस पैराडाइम शिफ्ट को किस तरह से देख रहे हैं, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अब हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ये जो मुआहिदा होने जा रहा है, अम मुआहिदा, इसकी मजीद किसी भी मुल्क की जानिब से खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। पहले तो माहदे की बात करें, देखें इसको इंडोर्स करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत। सो एक आप समझ लें गारंटी मिलेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज वन वन थिंग। सेकंड ये है कि देखें कि रीअलाइनमेंट्स होंगी, रीसेटिंग होगी खित्ते के अंदर। और खित्ते के स्पेशली जीसीसी कंट्रीज की हम बात करते हैं तो दे हैव रियलाइज कि उनका जो डिपेंडेंस था अमेरिका के ऊपर वो दैट इज ऑल ओवर, क्योंकि जिस हालात वाकयात में अमेरिका का फोकस इसराइल पे रहा। और दैट्स वाई जितना नुकसान इन जीसीसी कंट्रीज का हुआ, मेरे ख्याल में इसराइल का इतना नहीं जितना यूई का नुकसान हुआ। ओवर 2000 ड्रोन्स हुए हैं, 500 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हुए हैं। सो मेरे ख्याल में रीसेंट रीअलाइनमेंट्स होंगी। अभी तीन ऐसे ममालिक हैं, आप देखें कि यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, और वो उनके बड़े डिफरेंसेस है ईरान के साथ। दैट इज वन थिंग, ऑल्दो रिसेंटली इतलात आई है कि यूएई ने कोशिश की है पैचअप करने के लिए। सो मेरे ख्याल में इट विल बी पाकिस्तान जो एक किरदार इसमें अदा करेगा इन सबको आगे मिलाने के लिए। ऑल्दो सऊदीज ने एक ऑलरेडी एक आइडिया दिया है। दे हैव रेफर्ड कि हेलसिंकी का जो मॉडल था 1975 में, दैट वाज डन बिटवीन वाट्स जो वेस्टर्न ब्लॉक था और ईस्टर्न ब्लॉक, या व्हाट्सएप पैक्ट समझ ले जो कोल्ड वॉर के दौरान था। उसमें इस बात पे एग्री किया गया था कि एक दूसरे के सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट किया जाएगा। सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ नॉन एग्रेशन पैक्ट। सो इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, दैट इज वन थिंग। और बतदरीज आप देखेंगे यहाँ से जो अमेरिकन बेसिस है वो खाली होते जाएंगे। और इसके बाद एक और अलायंस की बात जो हो रही है, दैट इज बिटवीन पाकिस्तान, तुर्किया है, सऊदी अरब और इजिप्ट है। तो लाइकली ये भी एक बड़ा स्ट्रांग किस्म का बनेगा। और फ्यूचर में यू नेवर नो, इसमें ईरान भी शामिल हो सकता है। तो इस तरह खित्ते में तब्दीलियां अच्छा। रोनुमा हो सकती है और पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार होगा। और पाकिस्तान देखे सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, जब हम कहते हैं साउथ एशिया में था तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अब वेस्ट एशिया में हम चले गए हैं। ऑलरेडी हम देखे हमारी प्रेजेंस लीबिया में भी है, कतर का वर्ल्ड कप हमने करवाया है, सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। बाकी जीसीसी कंट्रीज भी वो चाहते हैं हम उनके पाकिस्तान के अम्ब्रेला के अंडर आना चाहते हैं। सो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बन चुकी है। तो मेरा मकसद ये है कि ये तब बिल्कुल। मुमकिन हुआ, आपकी लीडरशिप अगर मजबूत हो, फैसला साजी में मजबूत हो, और पाकिस्तान को इंटरेस्ट को देकर फैसले करें। सो दैट्स वाई आप देखें आज पाकिस्तान का अल्लाह का शुक्र है कि ग्राफ बहुत ऊंचा है, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। पाकिस्तानी प्राइड के साथ वी आर फीलिंग प्राइड कि पाकिस्तान ने क्या कुछ करके दिखाया है, मार्के हक में इंडिया को सबक नो डाउट। सिखाया। और फिर आप एक ऐसा जो डिस्प्यूट था 47 ईयर्स को उनको आपस में बिठाया, हाथ मिलवाया, और उसको सेटलमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। सो दैट इज द बिग अचीवमेंट। राइट। अहमद हसन साहब, अब जिस तरह से सैंक्शंस हटाने की बात हो रही है, अगर ईरान पर से वाकई पाबंदियां उठ जाती हैं तो ट्रेड में बड़ी आसानी हो जाएगी। अभी पाकिस्तान में हम देखते हैं, अगर हम ऑयल की बात कर लें तो हम सब जानते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट ट्रेड है वो काफ़ी अरसे से होती आ रही है, और अरबों खरबों का इससे हमें फ़ायदा भी होता है, उनको भी होता है। सो अगर ये सैंक्शंस हटती हैं तो आप क्या समझते हैं कि डायरेक्ट ट्रेड अगर ऑफिशियली हो जाती है, और इसके लिए फिर कोई भी रास्ता इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो बहरी रास्ता हो या इसके अलावा कोई भी फ़िज़ाई रास्ता हो, या किसी भी तरह से वो आ जाए, सो जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं या जो ऑयल है वो पाकिस्तान को कितना सस्ता पड़ सकता है? आप समझते हैं कि ये जो उस वक्त के प्राइसेस होंगे इंटरनेशनली, वही प्राइसेस पे पाकिस्तान को मिला करेगा, या जो इस वक्त हमारे इनडायरेक्ट ट्रेड में जो प्राइसेस चल रहे हैं ऑयल के, वही वहां पर प्रिवेल करेंगे? क्योंकि ये इसलिए मुझे जरा इंपॉर्टेंट लगा पूछना, क्योंकि बड़ा इन्हिसार करता है पाकिस्तान इसके ऊपर। जी देखें, अभी मैं दोबारा वही आपसे अर्ज करूंगा कि मिडल ईस्ट में पिछले एटलीस्ट फॉर द पास्ट 50 इयर्स जो मिडल ईस्ट के डायनामिक्स हैं, दे आर लार्जली शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलेशनशिप दैट यूएस हैज़ विद ईरान। आप चाहे यमन की बात करें, चाहे इराक की बात करें, चाहे सीरिया की बात करें, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स मिडल ईस्ट में हुए हैं उसमें एक बहुत मेजर रोल उस रिलेशनशिप ने प्ले किया है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान। पूरी दुनिया के अंदर इट्स अ फैक्ट कि जब आप जियो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जियो पोलिटिकली
उसको स्ट्रेंथन करना उस रीजन को बहुत जरूरी होता है। मिडिल ईस्ट के अंदर देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट अपॉन कॉन्फ्लिक्ट फॉर द पास्ट 50 years, लेकिन अब अगर ये सस्टेनेबल पीस का फ्रेमवर्क जो है ये वायबली उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाता है, स्पॉयलर्स की जो स्पेस टू ऑपरेशंस है वो रिड्यूस होती चली जाती है, तो ये पेट्रोल और ऑयल और सिर्फ ईरान पाकिस्तान तक ये महदूद नहीं रहेगा, ये बहुत बड़े एक इकोनॉमिक बूम की तरफ मिडिल ईस्ट को लेके जाएगा। टेक्नोलॉजिकली आप खुद देखिए कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ अमन आना शुरू हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में तो कौन सा ऐसा पोटेंशियल है जो मौजूद नहीं है, चाहे वो ग्लोबल ट्रेड रूट्स हो, चाहे ग्लोबल रिसोर्सेज हो, मैन पावर हो। और पिछले 2-3 हजार साल की अगर आप तारीख देखें तो दुनिया का सबसे जरखेज इलाका यही रीजन है जिसको आप यूरेशियन कहते हैं, यूरेशिया जिसमें एशिया का रीजन और फिर आगे यूरोप शामिल हो जाता है। सो ऑयल पेट्रोल की जहां तक आप बात कर रही हैं, यस उसकी प्राइसेस में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल तब्दीली आएगी पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, लेकिन इसके अलावा भी मैं अनइमेजिनेबल इनडायरेक्ट एवेन्यू। ट्रेड के हवाले से बात कर रही थी, वो जो इनडायरेक्टली अभी हम ट्रेड कर रहे हैं जब वो ऑफिशियल हो जाएगा तो पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। जी बिल्कुल, देखें टेक्निकली मैं आपसे वो यर्स कर रहा हूँ कि पूरी खित्ते को, पूरे रीजन को इसका फायदा होगा, और सिर्फ वो फायदा नहीं, थोड़ा बहुत फायदा नहीं, जाइगैंटिक जो वो एक डेवलपमेंट आएगी इकोनॉमिक उसकी फील्ड के अंदर, उसमें पाकिस्तान, यस पाकिस्तान बेनिफिशियरी होगा उसका उसी तरह जिस तरह बाकी ममालिक होंगे। लेकिन इस वक्त जो चीज हम अचीव करके अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने दी है, पहले सीज फायर और अब ये फ्रेमवर्क, ये वो चीज है जिसको आप इकोनॉमी, फाइनेंस, इसकी नजर से इसकी ऐनक लगा के देख ही नहीं सकते। इसका इम्प्लीकेशंस, इसका इम्पैक्ट फार बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अगर आप इकोनॉमिक लेंस के साथ उसको देखें तो वो उसको मैयर भी नहीं कर सकते। सही है। मंसूर जाफर साहब, अब किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? जाहिर है पाकिस्तान ने इंटरनेशनली तो अपना लोहा मनवा लिया है, जितने भी क्राइसिस थे इंटरनेशनली पाकिस्तान ने उसको न सिर्फ रिजॉल्व करने की बल्कि बहुत बेहतर अंदाज में रिजॉल्व करने की कोशिश की है और उसमें पाकिस्तान कामयाब भी हुआ है। जो हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं उससे नबरदाजमा होने के लिए, उससे निपटने के लिए अब पाकिस्तान को किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी? क्योंकि जाहिर है पूरी दुनिया इस वक्त अगर पाकिस्तान की जानिब देख रही है तो पाकिस्तान के जो अपने अवाम हैं वो भी अपने बड़ों की जानिब देख रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनली इंगेज किया गया है मुख्तलिफ ममालिक को और ये सारा मामला खुलकर सामने आया, अब जो इंटरनल इश्यूज हैं उस पर भी बात होनी चाहिए और वो पाकिस्तान को जो उसके इंटरनल इश्यूज हैं उसके ऊपर भी अब कुछ काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो मुल्क में इतने सारे मसाइल हैं, अवाम परेशान है और दीगर बड़े सारे मसाइल जो एक मायूसी की जानिब ले जाते हैं अवाम को, उसको किस तरह से पाकिस्तान कोप कर सकता है? जी यकीनन पाकिस्तान जिन दो रीजन के अंदर घिरा हुआ है अपने मशरकी और मगरबी हमसायों के दरमियान, इस वक्त उनकी तरफ से जो चैलेंजेस हैं वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दर करते हैं। ख़ासतौर पे हमारे मगरबी हमसाया जो कि जिस पर बहुत ज़्यादा एहसान किए गए, उनको नरश किया गया, लेकिन आज वो हम पर जिस अंदाज से गोला बारूद और धमाके और इस नौयत की चीज़ें जो इंतहा पसंद तंजीमों को वहाँ पे इंगेज करके और उनको पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मशरकी हमसाया है वो तो इस पूरे सिनेरियो में आप समझ लीजिए उसे सांप सूख गया है, क्योंकि जिस तरीके से वो इंटरनेशनली आइसोलेट हुए हैं और उसके साथ साथ बिल्कुल इररेलेवेंट होकर रह गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान का इंटरनेशनल ग्लोबल स्केल पे बहुत ज़्यादा नुमायाँ होना उनके लिए मैं समझता हूँ इस वक्त हज़म नहीं हो रहा, और वो यकीनन दाखिली तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़, फाल्स ऑपरेशन से लेके जाने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अफ़गानिस्तान के मुल्क के साथ उसका ताना बाना बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये, और ख़ासतौर पे उनकी वो सारी इन्वेस्टमेंट जो ईरान के साथ मिलके उन्हें चाह बहार की सूरत में एक ऐसा रूप में असर आना था, अब वो भी डूब चुकी है। और उसके साथ साथ अफगानिस्तान में जो उन्होंने अपने काउंसलेट्स का जो जाल बिछा रखा था मुख्तलिफ अपने इंटेलिजेंस एजेंसियों के दफातर की सूरत में, और फिर सबसे बढ़कर लेटली माजी में वहाँ पे जो एक सो कॉल्ड उनकी जो पार्लियामेंट की इमारत ऐसे मुल्क में कि जो जमहूरियत के अंदर यकीन नहीं रखता, जिनकी कोई जो जमहूरियत के सिरे के खिलाफ है, और ख़ासतौर पे एक जदीद जो मॉडर्न स्टेट है उसके तो वो बैरी है रोज़े अव्वल से ही। अब और उसके साथ साथ अभी लेटली जिस तरीके से भारत में हमारा पानी बंद करने के हवाले से सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी, यही चीज़ वो रेप्लिकेट कर रहा है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। वहाँ पे उनको मुख्तलिफ डैम्स तामीर करने की सूरत में, ताकि पाकिस्तान आने वाला पानी उस तरफ से भी जो है वो कंटेन किया जा सके, रोका जा सके। ये वो सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की जो ना सिर्फ दाखिली तौर पे ख़ासतौर पे हमारी ज़राअत, हमारी मईशत उस पर असरअंदाज होते हैं, बल्कि हमारी इंटरनल सॉलिडारिटी, इस्तेकाम, टेरिटोरियल हमारी जो सॉवरेनिटी है,
ये उसके खिलाफ भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और ख़ासतौर पे इसके खिलाफ जिस अंदाज से हमारी मुसल्लह अफवाज एक सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पे वहाँ पे ये जो ख्वारिज है या जो फितनतुल हिंदुस्तान है उसके खिलाफ जिस तरीके से नबर्द आजमा है, मैं समझता हूँ कि ये इसमें कामयाबी जो है वो यकीनन पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वूज हैं उनको भी स्टेबल करने में मदद मिलेगी। और उसके साथ साथ ख़ासतौर पे जो बैन अवी सरमायाकारी के मौके हैं, मुल्क में इस्तेहकाम होगा, मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, तो यकीनन वो भी एक आएगी। और इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा तो मनवा लिया है। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को मिलिट्री मर्चेंटाइज, खासतौर पे हमारे पास जिसका JF सेंटर की सूरत में मौजूद है, हमारा दीगर असला गोला बारूद, इस वक्त दुनिया उसमें इंटरेस्टेड है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो असले के हवाले से, चाहे वो UAE में हुई, अदरवाइज वहाँ पे तांता पता रहता था पाकिस्तानी स्टॉल्स पर। लेटली आप देखिए कि खुद लबनान के जो आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान को UN के अमन मिशन में अपनी इन्फोर्समेंट बढ़ाने के हवाले से रिक्वेस्ट करके गए हैं, ताकि वहाँ लबनान के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस पैदा हुआ है, इसराइल की जो अग्रेशन है उसके खिलाफ बैन अवी फोर्स, और इसी तरीके से आने वाले दिनों में गजा पीस के हवाले से जो पीस बोर्ड है उसमें पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने इस सक्सेस स्टोरी के बाद यकीनन अरब मुल्कों का, अरब कैपिटल्स का वो एतमाद हासिल किया है कि जो आपको कतार दिखाई दे रहे थे अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए, अब उन्हें कम से कम अंदाज़ा हुआ होगा कि इस पूरे क्राइसिस का जो असल बेनिफिशरी कौन है वो इसराइल है। उसकी रिकग्निशन या उसके इस नौइयत के साथ ताल्लुकात जो है वो कतन खित्ते को अमन से आशना नहीं कर सकते, बिलखसूस वो किबला अव्वल की सरजमीन के जिसके लिए फ़लस्तीनियों ने अपने प्यारे कटवा दिए, जाने शहीद कर दी। तो अब मैं समझता हूँ उनके वूज दूर करने के हवाले से भी पाकिस्तान यकीनन अपना वो इंटरनेशनल किरदार एक बार फिर अदा करने की पोजीशन में आएगा। जैसे ही इस कज़िये की धूल छटेगी तो उसके बाद जो गजा पीस बोर्ड है उसको भी डोनाल्ड ट्रंप साहब उम्मीद तो ये है कि अपने दौरे इक़्तिदार में किसी न किसी मंतकी अंजाम तक ज़रूर ले जाएंगे। अब हकीकी मानों में ये चैलेंज है ख़ासतौर पे पाकिस्तान के लिए बिलखसूस और बिलअमूम अरब दुनिया के लिए कि वो मसला है जो ख़ासतौर पे जो मिडिल ईस्ट का एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है उसको वंस फॉर ऑल सेटल डाउन करें और अकॉर्डिंग टू द विल एंड विशेस ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल एंड इन द लाइट ऑफ द अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के, ताकि वहाँ पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।